हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। हम अपने क्लास 10th साइंस का फिजिक्स पार्ट, जिसमें चैप्टर 13 अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी कंसिडर करते हैं और चैप्टर 12 न्यू एनसीईआरटी, जिन बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी उनके लिए चैप्टर 12 और जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी उनके लिए चैप्टर 13। आप नाम पे फोकस करिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर का लास्ट क्लास, एक क्लास इस चैप्टर की ऑलरेडी हम अपनी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये उसका थोड़ा सा पार्ट बच गया था, ये हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड, वायर में मैग्नेटिक फील्ड, और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था कि कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी पूछा था मैंने, डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो नेहा ने एक्चुअली आंसर हमें बहुत बच्चों ने किया है, फिर मैं एक दो नाम मुझे याद है, नेहा और एक प्रीति, इन्होंने हमें सबसे पहले आंसर किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की मैम मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो एक कंटिन्यूअस लूप होता है, लूप में क्लोज लूप में चलती रहती हैं। तो इसका राइट आंसर है नो। मैंने इस क्लास में एक्सप्लेन किया था, जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं देखी है वो जल्दी से देख लें, इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। आप बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू अ कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट फोर्स ऑन ए। हमने मैग्नेटिक फील्ड तो देख लिया था कंडक्टर पे, है ना। अब हमें देखना है फोर्स। क्या देखना है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर in a magnetic field मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर, वो हमने आज स्टडी करना है। देखो, हमने जो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल यूज किया था, उससे हमने क्या निकाली थी? डायरेक्शन निकाली थी। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकाली थी। अब तक हमने सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर पढ़ा है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि फोर्स कैसे लगता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर ये कोई कंडक्टर है, सपोज करिए ये दिस इज द कंडक्टर, अगर इसमें मैं आपको तुरंत बोलूं कि आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बतानी है, तो आप मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज करके बता सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे, हमारे पास इस टाइम जो टॉपिक है वो है फोर्स, कि आपको फोर्स बताना है। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक रूल आया है, वो हमें दिया है फ्लेमिंग्स ने, उसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैं लिख देती हूं पहले, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहता है? ठीक है, ये बोलता है कि आप देखो, अपना लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में आप नोटिस करेंगे जो आपका थंब है, ये थंब, आपकी जो फोर्थ फिंगर है और जो आपकी मिडिल फिंगर है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे होंगे। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हैं, है ना। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को फ्रीली स्ट्रेच करते हैं, जिसमें कि थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर बोथ ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप देखेंगे जो आपकी फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो फोर फिंगर है वो आपकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो आपकी मिडिल फिंगर है वो होगी करंट की डायरेक्शन में। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमें क्या बताएगी? फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है।
If the forefinger, thumb and the middle finger of left hand are stretched mutually perpendicular to each other such that forefinger points along the direction of magnetic field, middle finger indicates the direction of current, then the thumb points towards the direction of force acting the current. तो thumb किसको point करेगा? Direction of force acting the current. If the, मैं लिख देती हूँ, forefinger, थंब, ये क्योंकि आपसे कई बार सिर्फ और सिर्फ रूल लिखने के लिए आ जाता है कि एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फोर फिंगर, थंब एंड द मिडिल फिंगर आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तीनों आप करके देखिए, जब तक मैं लिख रही हूँ आप करके देखिए, अपने हैंड को स्ट्रेच करके देखिए, तो तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। सच डैट क्या होगा? सच डैट मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट्स, सच डैट फोर फिंगर, जो आपकी फोर फिंगर होगी वो कहाँ होगी? फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन सी डायरेक्शन में होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, किसकी डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब points the direction of, या thumb gives the direction of force, thumb क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। अगर आपकी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में है, जेन जो थंब होगा लेफ्ट हैंड का वो देगा डायरेक्शन ऑफ करंट। और यही रूल हम यूज करके निकालेंगे फोर्स किसमें? करंट कैरिंग कंडक्टर में। अब जैसे कि ये आपका एनसीईआरटी में आप देखिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर दिया हुआ है, सपोज करिए इस तरह से इसमें करंट जा रहा है, ये करंट है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी लग रही हैं किस तरफ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ। जब आपका करंट ऐसे है तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालेंगे तो वो इस तरह से होंगी, है ना, अंदर वाली डायरेक्शन में होंगी। तो अब आप अपना लेफ्ट हैंड का यूज करिए, करंट यानी कि मिडिल फिंगर को अपवर्ड रखिए और मैं इसको रखिए इस तरफ, किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ये इधर अगर राइट साइड है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट साइड, तो आप इधर रखिए, फोर फिंगर को लेफ्ट साइड रखिए, तो आप देखेंगे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। थंब की जो डायरेक्शन है वो आप नोटिस करिए, देखो ऐसे आपका हाथ जा रहा है, ये आपकी मिडिल फिंगर जा रही है ऊपर, इधर जा रही है आपकी फोर्थ फिंगर, और ये जा रहा है आपका करंट, ये हमारा जा रहा है, क्या है? करंट है, इधर फील्ड है। तो जो आपका फोर्स आया है वो डायरेक्शन में आया है इनवर्ड डायरेक्शन, कौन से? सॉरी, आउटवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स? आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है। यानी कि ये आपकी मिडिल फिंगर है, ये फोर फिंगर है। आप अपने हाथ को मूव करके देखिए, थोड़ा सा हाथ में टिल्ट हो रहा होगा। मिडिल फिंगर को ऊपर रखिए और जो आपकी ये फिंगर है, क्या बोलते हैं, फोर फिंगर, इसको लेफ्ट साइड में पॉइंट करिए। तो आपका जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इसी का हम अपोजिट देखें, आपको एक कंडक्टर दे दिया जाए, ये कंडक्टर है जिसमें हमारा करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो तुरंत आपके मिडिल फिंगर, अब आप जब करंट डाउनवर्ड हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, राइट हैंड थंब का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस साइड होंगी? इस साइड होंगी, राइट साइड को चलेंगी, है ना, ऐसे चलेंगी राइट साइड को। तो अब आप देखिए, ये अपना जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड आप लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। अब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो जो फोर फिंगर है वो आपकी गई नीचे, कौन सी गई? फोर फिंगर डाउनवर्ड, और आपकी जो सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, करंट है ना, करंट इज फॉर मिडिल फिंगर, तो ये मिडिल फिंगर है आपकी, ये मिडिल फिंगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो फोर फिंगर है वो राइट डायरेक्शन में है क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, आपका जो फोर्स है वो किधर लग रहा है? फोर्स आपका लग रहा है
आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो फोर्स आपका लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से आप अपने लेफ्ट हैंड का यूज करके क्या निकालेंगे, फोर्स को आप निकाल लेंगे। अब अगर मान लीजिए करंट आपका इस साइड जा रहा है, नेक्स्ट हमारा है करंट इस साइड जा रहा है और जो फील्ड है वो इस साइड है, तो अब आप देखिए थंब यूज करेंगे, थंब का यूज करके आपका करंट ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये आ रहा है अपवर्ड, किधर को, ऊपर को जाएगा, है ना, फोर्स आपका ऊपर ऐसे निकलेगा। तो आपको आपसे पूछा जाता है कि जो मैक्सवेल का रूल है वो तो किस लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कौन सा रूल यूज किया जाता है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए डायरेक्शन ऑफ आप बताइए फोर्स बताना है, तो कौन सा यूज करेंगे आप, कौन सा रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। 4 फिंगर आपकी करंट को डिफाइन करेगी, अगेन गलत बोल दिया मैंने, 4 फिंगर आपकी फील्ड को डिफाइन करेगी और मिडिल फिंगर करंट को डिफाइन करेगी, और जो थंब है वो फोर्स बताएगा। थंब क्या बताएगा, फोर्स। मैं एक बार लिख देती हूँ, इससे आपको इजी हो जाएगा। 4 फिंगर फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर शॉर्ट में लिख रही हूँ, वैसे डेफिनेशन में लिख दिया है, मिडिल फिंगर हो गया करंट। तो उसके बाद जो थंब है, थंब क्या पॉइंट करेगा, फोर्स। थंब क्या पॉइंट करेगा, फोर्स को पॉइंट करेगा थंब। अगर आपकी ये सारी फिंगर्स इस तरह से पॉइंटेड हैं तो थंब आपका बताएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। ये है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और इसका यूज करके आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर है, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो एक आपने एनसीईआरटी में देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर, जो पुरानी एनसीईआरटी है वो 13.2 देख लें और जो नई एनसीईआरटी लिए हुए हैं वो 12.2 देख लें। एन इलेक्ट्रॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू इट एज शोन इन फिगर। फिगर में इस तरह से आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। इधर आपका क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे एंटर हुआ है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से एंटर हुआ है। तो अब आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, जो डायरेक्शन है फोर्स की वो आपको बतानी है क्या होगी, राइट में होगी, लेफ्ट में होगी, आउट द पेज होगी और इनटू द पेज होगी। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो 4 फिंगर आपकी ये हो गई है ना, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे है, लेकिन जो करंट की फ्लो होगी वो इलेक्ट्रॉन, आप हमेशा ध्यान रखिए यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल 13.2 या फिर 12.2। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से क्या होगी, अपोजिट। हमने लास्ट क्लास में, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिसिटी वाली क्लास अटेंड नहीं की है वो जल्दी से जाके करें, वहां पे ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज दैट ऑफ अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जहां मूव करेंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो करंट किस साइड फ्लो होगा, मैं कलर यहाँ पे चेंज करती हूँ, करंट का फ्लो होगा इस साइड, ये होगा आई। अब आप देखेंगे अपनी 4 फिंगर को, ये आपकी जो 4 फिंगर है अब इधर स्ट्रेच करेंगे, आपकी जो मिडिल फिंगर है वो अपवर्ड जाएगी, तो जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, इनटू द पेज, पेज के अंदर इनवर्ड लग रहा है, तो इसका ऑप्शन डी, फोर्स क्या होगा, इनटू द पेज। तो ऑप्शन हमारा कौन सा क्लियर ठीक होगा, ऑप्शन डी इज राइट, है ना। इन्होंने दिया हुआ था कि क्या होगा, टू द राइट। अगर आपने ये बात पे ध्यान नहीं दिया और आपने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को ही अपना वो मान लिया करंट, तो आप क्या करेंगे, 4 फिंगर इधर स्ट्रेच करेंगे और मिडिल फिंगर को नीचे कर देंगे, तो आपका जो फोर्स है वो आउटवर्ड लग जाएगा। ये आपकी 4 फिंगर हो गई, ये हो गई मिडिल फिंगर, तो आपका थंब आ गया बाहर की साइड। जब थंब बाहर आ गया तो ये गलत हो जाएगा, आप लगा देंगे आउटवर्ड, जबकि ये रॉन्ग है, क्योंकि जो करंट का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो होगा इनवर्ड, कहाँ को होगा, इनवर्ड में।
इसलिए इसका इनटू द पेज इसका राइट आंसर होगा। इसलिए हमेशा क्वेश्चन करते वक्त क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बहुत आर रिलेटेड, तो आपको मैग्नेटिज्म को समझने के लिए इलेक्ट्रिसिटी समझना ही पड़ेगा। उसमें मैंने बहुत क्लियरली समझाया है कि जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो वो करंट के मूवमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जिधर चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट करता है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट नहीं हमारे लिए मैटर करता, हमारे लिए मैटर करता है करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक, इस चैप्टर का और फिजिक्स का, क्लास 10th की फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो आपके घरों में सर्किट लग रहा होता है वो होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, सबके घरों में है सर्किट, है सबके घरों में लाइट की सप्लाई है ना, केबल्स लगे हुए हैं। तो आप वहां पे देखेंगे ना 3 तरह के वायर होते हैं, 3 टाइप्स के वायर होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा होता है, एक होता है लाइव वायर जिसको पॉजिटिव भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है घर में जो यूज होते हैं, दूसरा हमारा होता है ब्लैक इंसुलेशन वाला वायर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, इसको बोलते हैं नेगेटिव या फिर न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल या फिर नेगेटिव। ठीक है, ये होते हैं हमारे, इसको लाइव वायर भी बोलते हैं, पॉजिटिव वायर भी बोलते हैं। और इसकी जो इंसुलेशन होती है वो होती है रेड इंसुलेशन। कौन से कलर की होती है, रेड कलर की कवरिंग होती है ऊपर से, तो इसको हम लाइव वायर बोलते हैं या पॉजिटिव बोलते हैं। और जिसपे देखा होगा ना हर जगह 2 तार होते हैं, एक लाल और एक काला, तो जो लाल वाला होता है वो लाइव वायर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो काला वाला होता है वो न्यूट्रल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसके अलावा एक वायर और घरों में यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं अर्थिंग वायर। क्या बोलते हैं, अर्थिंग वायर। अर्थिंग के लिए वो वायर यूज किया जाता है और उसको बोला जाता है अर्थिंग वायर। वो वायर भी आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, मेंस की सप्लाई में लगा दिया जाता है, जिससे कि करंट को जो है आप तक पहुंचने के लिए बचाया जा सके। जितनी भी हैवी एप्लियंसेस हैं वो उसमें कनेक्ट कर दी जाती हैं। उसकी इंसुलेशन होती है ग्रीन कलर की होती है, और इसको बोलते हैं अर्थिंग वायर। क्या बोलते हैं, अर्थिंग वायर। अर्थ करने के काम आता है। अब जो ये रेड टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी से ही पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। अगर घर की हम देखें जो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं उसमें मेनली 2 करंट फ्लो होते हैं, एक तो 15 एम्पियर का होता है और एक 5 एम्पियर का। जो 15 एम्पियर वाला करंट होता है वो हैवी एप्लियंसेस के लिए होता है, जैसे कि गीजर है, आपके घर में गीजर होगा, गीजर कितनी ज़्यादा पावर लेते हैं ना, गीजर है। फिर उसके बाद एयर कूलर है, मतलब ये सब एसी वगैरह हैं, है ना, एयर। और जो ये 5 एम्पियर वाला होता है ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कि ट्यूबलाइट है, फैन है, इन सब के लिए जो छोटी चीज़ें हैं उनके लिए मिनिमम करंट ड्रॉ किया जाता है 5 एम्पियर का। ठीक है, अगर आप हैवी कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि जब भी कोई आप हैवी चीज़ है, जैसे कि आयरन यूज़ कर रहे हैं या फिर टोस्टर यूज़ कर रहे हैं, है ना, टेबल फैन, कुछ भी, रेफ्रिजरेटर वगैरह, तो इन सब में क्या है, इन सब की एक अर्थिंग से वायर कनेक्ट होता है। अर्थिंग से वायर इसलिए कनेक्ट किया जाता है कि अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि मतलब कुछ भी ऐसा हो जाए कि इंसुलेट किया जाता है, इसको इंसुलेशन वायर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेशन वायर भी कहते हैं। घर में नॉर्मली अर्थिंग बोलते हैं। ये इंसुलेशन वायर भी होता है, अर्थ वायर भी होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये मेटल की डीप प्लेट में कनेक्टेड होता है, घर के पास अर्थ में अंदर डाल दिया जाता है। इसको सेफ्टी वायर भी कहते हैं। अगर देखा जाए ये जो ग्रीन वायर है, आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि सेफ्टी वायर कौन से कलर का होता है ना, तो ये ही सेफ्टी वायर भी होता है। कौन सा वायर होता है, सेफ्टी वायर होता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेफ्टी मेजर्स के लिए यूज किया जाता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेफ्टी वायर। ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है उन एप्लियंसेस की, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर है, टेबल फैन है, रेफ्रिजरेटर है। इसमें क्या है, आपकी मेटेलिक वायर बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे कि रेसिस्टेंस कम हो जाता है बॉडी में। इसके अंदर का जो पाथ है वो उसमें रेसिस्टेंस कम हो जाता है। तो जब ये करंट, अगर कोई लीकेज हो जाए करंट की, कोई भी लीकेज हो जाए, तो वो सारी मोस्टली पोटेंशियल कहाँ को चली जाएगी, अर्थ में, अंदर
अंदर अर्थ में चली जाएगी और आप जो भी पर्सन उस एप्लियंसेस को यूज कर रहा है उसे शॉक नहीं लगेगा, वो सीवर शॉक से बच जाएगा, क्योंकि जो ग्रीन वायर है, अर्थिंग वायर है, वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल को अर्थ में भेज देगा, इंसुलेट कर देगा। और जो पर्सन लीकेज हुआ, मान लीजिए चार्ज का, करंट का लीकेज हुआ, तो क्या होगा, उसे एकदम से शॉक लग जाएगा। अगर अर्थ वायर नहीं है तो उसको क्या हो जाएगा, एकदम से शॉक लग जाएगा। और हो सकता है कई बार आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक इतना हाई लग जाता है कि पर्सन की डेथ तक हो जाती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए घर में अर्थिंग होना, इंसुलेशन वायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसुलेशन वायर ही हमारा सेफ्टी वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेफ्टी वायर, क्योंकि ये सेफ करता है हमें शॉक से, बिकॉज इट सेव्स अस फ्रॉम सीवियर शॉक्स बाय इंसुलेटिंग एक्स्ट्रा करंट टू द अर्थ। ठीक है, कैसे? बाय इंसुलेटिंग एक्स्ट्रा करंट अर्थ, बाय कीपिंग पोटेंशियल टू द अर्थ। अर्थ में एक्स्ट्रा पोटेंशियल भेज देता है, रेसिस्टेंस कम कर देता है, जिससे कि शॉक लगने से बच जाता है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए जो घर में सर्किट होते हैं उनमें कितने वोल्ट की पावर सप्लाई होती है, तो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और करंट दो तरह के होते हैं, 15 एम्पियर और 5 एम्पियर। 15 एम्पियर फॉर हैवी एप्लियंसेस एंड 5 एम्पियर फॉर लाइट एप्लियंसेस। ठीक है, एक ऑन और ऑफ का हर जगह सर्किट स्विच लगा होता है। अगर आप ऑन करते हैं तो सर्किट चलता है, ऑफ करते हैं तो स्विच बंद हो जाता है। ये हर घर में लगा हुआ है। आई डोंट थिंक किसी भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अनअवेयर होगा। एक बात मैं याद दिला दूं, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आज हमारा फिजिक्स का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। आप समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लास 9th की मैथमेटिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 10th की क्लासेस चल रही हैं। आप जाके वहां से हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, फ्यूज। फ्यूज सबने नाम सुना होगा, है ना? सबने सुना होगा कि फ्यूज लगा हुआ है घर में, फ्यूज गिर गया, फ्यूज उड़ गया, है ना? ये हमारे डेली के वर्ड होते हैं। तो फ्यूज क्या होता है? एक फ्यूज एक सर्किट होता है। सर्किट में एक डिवाइस होती है जो प्रिवेंट करती है डैमेज को टू द एप्लियंसेस एंड सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। ये क्या करती है? प्रिवेंट्स डैमेज ऑफ एप्लियंसेस ड्यू टू ओवरलोडिंग। जब ओवरलोडिंग हो जाती है तो ओवरलोडिंग की वजह से जूल्स हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, यानी कि वो जल जाता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखा था। तो जो ओवरलोडिंग की वजह से एप्लियंसेस खराब हो जाते हैं, उस चीज को बचाता है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? खुद तो जल जाता है ना? और जो एप्लियंसेस हैं, टीवी है, प्रेस है, टोस्टर है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, इन सबको वो क्या कर लेता है? बचा लेता है। ठीक है, इसलिए फ्यूज लगाना किसी भी अपने डोमेस्टिक सर्किट में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूज नहीं लगाएंगे तो आपके एप्लियंसेस खराब हो जाएंगे। और जब ये ओवरलोडिंग होती है, इसमें क्या होता है, जो आपका न्यूट्रल वायर है वो आपके लाइव वायर से टच हो जाता है और इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना? कई बार शॉर्ट सर्किट से आपने देखा होगा आग भी लग जाती है। शॉर्ट सर्किट बहुत डेंजरस होता है, इसलिए घर में फ्यूज लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग, है ना? उसमें क्या कब होता है शॉर्ट सर्किटिंग? जब जो ओवरलोडिंग की वजह से जो लाइव वायर है वो किससे? न्यूट्रल वायर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है ना? when live wire comes in contact with neutral wire due to overloading। कलर चेंज कर लें, है ना? इजी हो जाएगा समझना। when live wire comes in direct contact of neutral wire due
टू ओवरलोडिंग, ड्यू टू ओवरलोडिंग। तो क्या होता है, देन शॉर्ट सर्किट, फॉल्ट हो जाता है, देयर इज अ फॉल्ट हो जाता है और उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या बोला जाता है इसको, शॉर्ट सर्किटिंग। एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि कौन सा वायर, न्यूट्रल वायर किससे टच होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो किससे हो जाता है, लाइव वायर से टच होता है। अभी हमने देखा लाइव वायर हमारा पॉजिटिव था और न्यूट्रल वायर नेगेटिव था, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव टच हो जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट होता है तो एप्लियंसेस खराब हो जाते हैं, और एप्लियंसेस खराब ना हो उनसे बचने के लिए हमें फ्यूज लगाना पड़ता है। तो फ्यूज जो है हमारी एक डिवाइस है जो प्रिवेंट करती है एप्लियंसेस के खराब होने को, उसको उससे बचाती है। जो डैमेज होता है, डैमेज ऑफ एप्लियंसेस, उससे हमें सेव करती है। ठीक है, आप एनसीईआरटी अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपकी क्लियरली दिया हुआ है, इसमें एक डायग्राम भी बना हुआ है, आप वहां से उसको देख के समझ सकते हैं। और इसके अलावा एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप कमेंट में बताएंगे, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की ओवरलोडिंग को बचाने के लिए कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं, आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें वेबसाइट पे जाके या चैनल पे जाके भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इस तरह फिजिक्स का क्लास 10th फिजिक्स पूरा हो चुका है। आप अपने एग्जाम्स के लिए यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, हमने सब कुछ इसमें कवर किया है XYZ। इसके बाहर मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में कुछ भी आने वाला है। अब हम आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, या तो 9th क्लास की फिजिक्स या फिर हम इसकी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या चाहिए, अब नेक्स्ट हम कौन सी क्लास लेके आए। अगर कोई भी आपके फीडबैक्स हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस, हमारी क्लासेस को शेयर करना ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।